धन्यवाद शंभू जी। सम्माननीय जितेंद्र सर, माटी की पूरी टीम, यहाँ उपस्थित विद्वजन, शाम का नमस्कार ही स्वीकार कीजिए भोजन से पहले। ये थोड़ा कष्टप्रद है, लेकिन और अंतिम दौर में मानसिक खुराक लेने की स्थिति भी नहीं बचती। उसके बावजूद शंभू जी ने बहुत सारे बिंदु आपके सामने हमसे भी ले लिए भूमिका स्वरूप में। आधा ले लिए। अब मुझे लगता है कि जो कुछ और तरीके से बातचीत आपसे की जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। 3 बातें जो मैं पहले जहाँ से शुरुआत मैं करना चाहूँगा कि इस पुस्तक और जितेंद्र जी के बीच में और हमारे बीच में 3 संबंध हैं। पहली बात तो ये कि ये जो 97 में मैं आया हूँ JNU, और हमसे पहले आप थे, और पहली बार आप ही के कमरे में गए प्रद्युम्न जी के साथ, जो अभी कमिश्नर हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ 97 कि ये 90 का दशक है, जहाँ से जितेंद्र जी की, जिसके 88 जिक्र किए, 90 का दशक है जहाँ से जितेंद्र जी ने कविता लिखनी शुरू की। अब 90 का दशक बोल दिया तो बाकी चीज़ें आपको अभिव्यक्त हो जानी चाहिए कि भूमंडलीकरण का दौर है, उदारीकरण का दौर है, बाजार का दौर है, और गंगा ढाबा और JNU का भी दौर है, जहाँ से प्रक्रिया कैसे शुरू होती है ये समझना। इसलिए मैंने प्रयास किया कि 90 में आपको लेके जाऊँ। बाकी सब आप समझ जाएंगे, क्योंकि तमाम घटनाएं और हुई हैं उसी समय में। लालू जी के घेराव हुआ है, चंद्रशेखर जी की हत्या हुई है, तमाम चीज़ें हैं जो हम लोगों के मन मस्तिष्क में विद्यमान था। एक ये बात इसलिए कि पृष्ठभूमि कैसे बनी ये बहुत जरूरी है समझना। उसके बाद जितेंद्र जी की कविताएं क्या कहती हैं। दूसरी, हमारे उनके बीच जो संबंध बनता है कि हम दोनों लोग अध्यापक और हिंदी के अध्यापक हैं, और उन गुरुओं से पढ़े हैं जिनके माध्यम से हम लोगों ने कविता पढ़ना, लिखना और पढ़ाना तीनों सीखा है। तीसरी बात जो कॉमन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण यह कृति है कि हम दोनों लोग कोरोना पीड़ित हैं और लगभग कबड्डी के शब्दों में मृत्यु का पाला छू के लौटे हैं। हम लौट आए, छू लिए कि चलो छू लिया तो बच गए, थोड़ा इधर उधर होता तो निकल ही लिए होते। और इन तीनों के बीच ये कविता संग्रह पढ़े जाना चाहिए। ये मैं इसलिए तीनों बताया कि एक जो संबंध स्थापित हो सके जहाँ से, जिसकी बहुत सारी। अच्छा, तीसरी बात के बाद जो बात होती है, इसलिए कि जो बात जितेंद्र सर को कहनी चाहिए कि संग्रह पढ़ा ही क्यों जाए, पढ़ी ही क्यों जाए। ये मतलब क्या जरूरत है भाई, हम तमाम बात बता देंगे ऐसी है ऐसी है। शंभू जी ने भी भूमिका बना दी कि इस किताब में क्या है। लेकिन मैं केदार जी को याद करता हूँ। केदार जी एक बात बोलते थे कि कुछ ऐसी पंक्तियां होती हैं जिनके कारण वो पूरी की पूरा रचनाकार और उसके संग्रह स्मृति के किसी कोने में अटक जाते। शब्दावली में केदार जी से उदाहरण ले रहा हूँ। बात मैं ये बात सबसे बाद में कहने वाला था, लेकिन सबसे पहले ही कह रहा हूँ तो किस तरह की पंक्तियां हैं जिसके कारण यह संग्रह एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे कोरोना काल की कविता से पीछे से शुरू कर रहा हूं कि जो खड़े नहीं हो सकते किसी के साथ 5 मिनट, सहानुभूति और क्रांति का मानसरोवर बने फिर रहे हैं। जो लोग तय करते हैं जीवन का तर्क, अक्सर वे जान ही नहीं पाते कि जीवन क्या है, अक्सर जान ही नहीं पाते जीवन को। वैसे बीतकर भी कहाँ बीतती हैं उम्मीदें, वो उतर जाती हैं किसी और की आत्मा के गहवर में। सचमुच बेटियां आत्मा की पुतलियों में रहती हैं। इस तरह की ढेर सारी पंक्ति इसमें मैंने रखी है मोड़ के। जैसे दुख हमेशा कोई और नहीं रचता, अक्सर अपने दुखों के सर्जक हम खुद ही होते हैं। अब बेटियां आत्मा की, अच्छा हम लोग की आदत है कि मुर्शिद नैनो बीच नबी हैं, हम तो वही पढ़ के आए थे, हमारे बीच में दिमाग में है। और अचानक हमें बताया जाए कि नहीं, आप वो जो नैनो से भी बड़ी बात होता है कि आत्मा की भी पुतली होती है और पुतलियों में बेटियां विद्यमान है। तो नया मुहावरा है। अब आपको तय करनी है वो पूरी यात्रा, जहां से अभी से पहले वाली पुस्तक में चर्चा हो रही थी स्त्री के संदर्भ में,
कि बेटी पे आप आ रहे हैं, और उन बेटियों के बारे में मैं और कविता पे चर्चा करूंगा मैं, कि जहां आप नदी को बसा रहे थे और आंख में, नैनों में, वो आंख भी अब आत्मा की आंख हो गई है और वहां पे बेटियां बसी हुई हैं। और ये बेटी एक जगह उपस्थित नहीं हुई है, ढेर सारी कविताएं। कोरोना काल में जो बेटियों के बारे में जो जिक्र, उनको किस नज़र से देख रही है, पिता को बिस्तर पे देखते हुए उनको क्या फील हो रहा है, पूरा इसमें जिक्र है। लेकिन जो महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां थी, सबसे पहली कविता शंभू जी ने जो शुरू की थी, जहाँ से आस, उम्मीद, निराशा के दौर में उम्मीद की क्या किरण, ये सब तो है, क्योंकि शीर्षक ही बताता है काल मृग की पीठ पर। लेकिन जिन चीजों को लेके हम बहुत परेशान हैं, और विशेष तौर पर जिस दशक में हम जी रहे हैं, जिस सदी में हम जी रहे हैं, इसकी अधिकांश कविताएं परिवार केंद्रित है। वो चाहे जिस विषय पे हो, परिवार उपस्थित है। वो कभी माँ के रूप में, कभी भाई के रूप में। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है कि भाई पे भी कविता है, जो बड़ा मुश्किल से मिलता है, और ऐसे रूप में भाई याद किया जा रहा है। और वो मैं आपके सामने हूँ, मेरा एक पैर खराब है, मेरा भाई भी मुझे कंधे बचा के स्कूल ले गया कई बार। और उस समय हम लोग के ज़माने में नौटंकी होती थी, पता नहीं आप लोग तो भूल भी गए होंगे, तो वो भी देखने गए। वैसे भाई हम दिल्ली में आ गए हैं, अगर हमारे स्मृति के कोने से गायब होते जा रहे हों अपने पारिवारिक दबाव में, जिसके परिवार की सीमा संकुचित होती जा रही है, वैसे में अगर जितेंद्र जी भाई पे कविता लिख रहे हैं, तो ये मतलब इसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए किसी भी रूप में। माँ पे कविता लिखी है बहुत सारे लोग, पिता पे कविता लिखी हैं, लेकिन बेटियां पूरी के पूरी संग्रह हो, और उस संग्रह इस रूप में ना हो कि केवल कविता है। कोई ऐसी कविता उठा ली जहाँ बेटी उपस्थित नहीं है, और वो बेटी जितेंद्र श्रीवास्तव की बेटी नहीं है, वो अपना रूप ग्रहण करते हुए वो बेटियां हैं जिनके पास स्वप्न है, जिनके पास पंख है, और जो भविष्य है। अभी मैं उन कविताओं को एक दो रखूंगा, पहले मुद्दे समझे कि ये कहना क्या चाहते हैं, कहाँ से उठा के लाते हो, कहाँ फलक छोड़ना है, क्यों बेटियां आई। इसके अलावा पत्नी, मैं देखता हूँ कि कोई भी कविता उठाओ, वो आप अप्रत्यक्ष रूप से पत्नी उपस्थित है, और वो पत्नी के साथ, मैं मजाक कर रहा था जो सुबह की, मैं वो शैलेश लोढ़ा की पंक्ति मुझे याद आई कि अजीब शख्स है ये, पत्नी से प्यार करता है, कमाल ये है कि अपनी से करता है। अब ये सटायर है, लेकिन इस कविता को पढ़ते हुए आपके आत्मा में टीस पैदा करेगी कि वो व्यक्ति जिसकी उम्र अभी 50 के दशक में नहीं पहुंची है, जिसको मृत्यु का बोध हो गया हो, ये पत्रोत्कथित जीवन का भी बुझा हुआ निराला वाला मृत्यु बोध नहीं है, यह अनायास आने वाला मृत्यु बोध है, जिसके लिए रचनाकार तैयार ही नहीं है, और जिसकी बेटी, जिसकी बीवी बगल से देख रही है, जिसके सपने अभी इसके नज़र में है, उसके तो सपने बुने सुने भी नहीं हुए होंगे, अभी बेटियों के सपने बनने सुने भी नहीं होंगे, पिता जिस सपने को बना रहा था वो टूटते हुए दिखाई दे रहा है, और उसको मरणासन किस तरह देख रही होगी, और रचनाकार पे क्या बीत रहा होगा। ये इस कविता को पढ़ते हुए अगर आपको परिभाषित करना है कि पिता और पुत्र के रिश्ते क्या होते हैं, प्रेम वास्तविक रूप में कैसा होता है, ऐसे पत्नी नहीं याद आ जा रही है। उस प्रेम के फलक को कितना भी आप विस्तार दे दीजिए। जैसे मुझे संदर्भ लेते हुए कि मुझे अपने पिता से बहुत डर लगता था। वो हमारी पीढ़ी के सारे जितने भी लोग होंगे पिता से कूट काट के ही आदमी बने होंगे, तो सभी डरते थे। लेकिन जब पिताजी रिटायर होके आए और माँ के साथ रहने लगे, तो अक्सर खटपट उन लोग में रहती थी। लोग हमेशा मुंह फुलाए रखते थे कि खाना बगैर साथ खाए काम नहीं चलता था, कोई एक हो जाए। तो जो मैंने अपने माँ बाप को 70 की उम्र में देखा है, वो जितेंद्र जी की कविता में और गहरे संवेदना के साथ उस बिस्तर पे बैठे हुए और बिस्तर से बाहर दोनों के दौर में देखते हुए परिपत्नी के साथ उसका जो प्रेम है, वो ये स्थापित करता है, वो बताता है कि हम जैसे जो 21वीं सदी के जो नए युवक हैं, जो ये मान लेते हैं कि केदार जी ने लिखा था कि क्या फर्क पड़ता है, उसकी संवेदना को नहीं समझ पाते, उसको जीने लगते हैं कि फर्क नहीं पड़ता है। उनको एहसास करने की जरूरत है कि प्रेम का स्वरूप क्या हो सकता है। ये कविता बताती है, और बताती नहीं, उसके प्रति संवेदनशील बनाती है। एक कविता मैं पढ़ दूं यहाँ पे,
क्योंकि वो मुझे जिसमें बता रहा होता है रचनाकार कि ये बुखार में पीड़ित हैं और इनकी पत्नी बहुत दिनों बाद नींद भर के सोई है। वो कविता मुझे जल्दी से खुल जाए, किस पेज पे है? हाँ, प्रार्थना ही, वो मतलब वो पेज नंबर यही तो था, मैं भूल गया, जल्दी जल्दी लिख के लाने। प्रार्थना 118। ये कविता इसलिए पढ़ी, मतलब आपको देखने की जरूरत है कि आज कितने दिनों बाद तुम सोई हो निश्चिंत। और भी है, ज्वर मेरे देह से गया और मन तुम्हारा हल्का हुआ। इस प्रमेय को कभी नहीं हल कर पाएगा कोई गणितज्ञ। अभी बहुत कुछ परे है विज्ञान और गणित से। ये जो अभी मैं बोला कि चूंकि ये पंक्तियां में इसने पढ़ा तो उपन्यास का जिक्र भी हो रहा था कि ये संबंध कि बुखार इनका गया, ठीक वो हो गई। प्रेम का इससे कोई बारीक लाइन अगर आप खींच सकते हैं तो खींचिए अपनी कविता में। ये कह नहीं रहे हैं हमारी तरह से कि दिन भर में 300 बार जताना है कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, या करवा चौथ के व्रत पे गिफ्ट वगैरह लेके जाके घर में घुसे के प्रेम की व्यक्ति नहीं हो पाएगी। हम लोग का तो प्रेम यही है, 300 बार दिन भर में बताना पड़ता है, और नहीं बताओगे तो आपको वीडियो कॉल करके दिखाना पड़ेगा क्या कर रहे हो। उस दौर में कविता बता रही है आपको कि बुखार मेरा गया सोई तुम नींद भर। तो ये अगर आपको ये समझना है, और कविता का नाम क्या है? प्रार्थना। सारा तालमेल देखिए। जिस कविता के जिक्र अभी हमारे मित्र कर रहे थे, क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पे हमारे भी परिचित हैं, घोष बाबू, उनके साथ जितेंद्र जी का संबंध बहुत अच्छा था, और वो जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं उसमें भी हम लोग साथ थे, और वो जूते की व्यक्तिगत कथा हम लोग जानते हैं। सवाल ये नहीं है कि उनको किस तरह याद कर रहे हैं, सवाल है उनका जाना, और उनके जाने के बाद जो कविता कह रही है, क्योंकि उस कविता की कुछ पंक्ति आपको जानना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि तमाम विषय के बाद कुछ केवल बोलते हैं मृणाल कांति घोष की जादुई जूते के बारे में, जिसको पहन के रचनाकार जाता है, पहली बार इंटरव्यू देता है, नौकरी पाता है, और वो जूता जो मृणाल पांडे जी मृणाल घोष जी अपने लिए लेके आए थे, उनका भी इंटरव्यू था। तो बोलते हैं कविता की पंक्ति जिधर में आप लोग को बिंदुवार चर्चा की तरफ लेके जाते कि वो आते रहते थे बीच बीच में अपने देश, अपने बंगाल और अपने जेएनयू। ये जो अपना देश, अपना बंगाल, अपना जेएनयू है, इस अपने पे ध्यान दीजिएगा। ये प्रत्येक जेएनयूआइट्स का जो संसार है वो उसी नज़र से पूरे संसार को देखता है। लेकिन अमेरिका अपना नहीं इस पूरे कविता में, अभी बोल रहा हूँ, वो बोलते कि आते ही रहते हैं वहाँ से। कहाँ पे? अपने देश, अपने बंगाल और अपने जेएनयू। इस बार भी आए थे अपनी बीमारी से ठीक होकर, फिर अमेरिका जाने के लिए और फिर भारत आने के लिए, पर धरी रह गई योजनाएं, पीछे छूट गया परिवार और छूट गए संगी साथी। अंत में कविता जाके बोलती है, आज सुबह शाम दोपहर तक जब भी पहनता हूँ जूता, याद आते हैं मृणाल, याद आता है उनका बड़प्पन, याद आते हैं उनके वो जादुई जूते जिन्होंने सवारी थी कभी मेरी जिंदगी। जिस कृतज्ञता की बात अभी शंभू जी बोल रहे थे कि जो जीवन में जिस रूप में आया उसके प्रति रचनाकार कृतज्ञ हो रहा है, ये कृतज्ञ होना केवल इस अर्थ में नहीं है, उस कृतज्ञता के साथ जिधर रचनाकार ले जाना चाहता है कि मृणाल जी का जो अपना है वो इनका अपना कैसे है, और उसमें आपको अपनापन कैसे बोध होना चाहिए। अब इसके लिए अलग से राष्ट्रवाद की बात नहीं करने की जरूरत है मुझे, कि वो राष्ट्र के बारे में कैसे सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। प्रकृति के तमाम रूप हैं, लेकिन एक जिसको लेके मैं रचनाकार से सवाल भी करूंगा, लेकिन एक चीज है जिधर मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे कविता संग्रह परेशान की है, और जो बहुत महत्वपूर्ण तर्क है जितेंद्र जी की कविता को पढ़ने के लिए, सफ़ी भाई है उससे सहमत भी होंगे हम लोग से, क्योंकि हम लोग प्रारंभिक श्रोता हैं, कि जो जिस सदी में हम जी रहे हैं, हम सब लोग जजमेंटल हैं, हम सारे लोग बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। ये बात और है कि उस निर्णय के कारण अपनी अभिव्यक्ति न दे पाते, लेकिन निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं, बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पे कि मैं किसी
स्त्री या पुरुष के साथ देखा जाऊं तो ये आपको ऑटोमेटिक आपके पास एक स्टोरी हो जाएगी। आपने खुद ही निर्णय ले लिया मेरे कुछ बिना बताए। ऐसे समय में जहां आप जजमेंटल होते जा रहे हैं, ऐसे में जितेंद्र जी की कविताएं आपको उससे रोकती हैं, उंगली रखती हैं कि आप क्या कर रहे हो। परिवर्तन के पक्ष में पूरी कविता है, निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है, तो वो बता रहे कि आप जजमेंटल मत होइए, परिवर्तन को स्वीकार कीजिए और उस परिवर्तन को उसकी संवेदना के साथ स्वीकार कीजिए। निर्णायक फैसला मत लीजिए, क्योंकि फैसले के बीच में और जो दिख रहा है उसके बीच में बहुत गैप है। और उस अनुभूत को 21वीं शताब्दी का रचनाकार जो समकालीन कविता लिख रहा है, जिसके पास तमाम ऐसे विषय हैं जो परिवार की तरफ जाके, प्रेम की तरफ जाके, प्रकृति की तरफ जाके, चिड़िया चुरुंग की बात कर रहा है, खोती हुई नदी को सूखते हुए आंसू से तुलना कर रहा है, वो रचनाकार आपको जजमेंटल होने से बचा रहा है। तो कितना सचेत होगा इस दौर में भी, ये आपको समझने की जरूरत है। एक और बात, ये समकालीन दौर है और हम 21वीं शताब्दी में पोस्ट मॉडर्न युग में है, जहाँ सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ परिवर्तित हो जा रहा है, सब कुछ बहुत तेजी से परिवर्तित हो जा रहा है, हम स्क्रॉल करके देखते हैं। ऐसे में आपके आंख में उंगली डाल के रचनाकार पहली कविता में बोलता है, जो दाग है वो हमेशा दाग रहेगा, ये सोचना ईश्वर बनने की कोशिश करना है। और उसके बारे में जो कहता है कि उम्मीद की तरह समय भी बदलता है करवट, उसके इस करवट रंग, उसके एक करवट रंग है, एक करवट दाग, ये सबसे बड़ा जादूगर है, ये सबसे बड़ा जादूगर है सृष्टि का। लेकिन इतना पढ़ के तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, करवट दाग है, एक करवट रंग है, और आप रंग और दाग के बीच में जजमेंटल हो जा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन कविता जहाँ अंतिम में ले आके खत्म होती है, वहाँ मुझे बेचैनी होती है। वो बोलते हैं, भूलना मत, याद रखना बेटियों, समय की तरह जीवन भी सिर्फ एक करवट नहीं सोता। अब पूरा मेरा जो परिवेश था, जो मैं समकालीन दौर में जीता जा रहा था, जितेंद्र जी मुझे परेशान करने लगते हैं कि कविता बेटियों को ही क्यों, और उसको बोलता है कि समय करवट लेगा, आपका दूसरा इतिहास लिखा जाएगा, और वो इतिहास कैसा होगा बेटियों का, उस कविता में आपको खोजना पड़ेगा। हर शब्द, हर पंक्ति, गैप में सब जगह दिखाई देता है, कभी पत्नी के रूप में, कभी माँ के रूप में, लेकिन है बेटियों के रूप। बेटियां इसलिए कि वो भविष्य हैं, नारित्व उनका पूरा अभी अपना आकार लेगा, इसलिए कविता मुझे उधर ले जाती है। और पहली ही कविता है, वो मुझे परेशान करती है। तो जितेंद्र जी से मैं सवाल करता हूँ अपने आप से इस कविता से कि भाई बेटियां ही क्यों? भविष्य तो हो सकता है, मेरा भी है, इनका भी है, लेकिन बेटियों का भविष्य क्यों? तो वो उसका उत्तर इस संग्रह में मिलेगा। क्योंकि मैं आपको संग्रह क्यों पढ़ा जाए इस पर बात शुरू किया हूँ, तो ये मैं केवल वो बता रहा हूँ कि क्यों पढ़ो। आप निर्णय लीजिए कि जितेंद्र क्या लिख रहे हैं, वो इस लायक हैं कि पढ़े जाने चाहिए, या उनको खारिज कर देना हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। अच्छा, स्त्री सत्ता विशेष तौर पे ये बात तब मैं कह रहा हूं जब विमर्शों का दौर है, और आपके पास, इससे पहले भी हमारे वक्ता बोले थे कि आपके पास दो ही विकल्प है, आइदर इस खांचे में या तो उस खांचे में। इस खांचे उस खांचे के बीच में कुछ बचा है कि नहीं? अगर आप दोनों के बीच में हो तो समय आपको लात मार के निकाल देगा। तो जब समय की लात नहीं खानी है तो इस खांचे उस खांचे में बैठना है। अगर हम बैठ भी गए किसी खांचे में, तो उस खांचे से देख कैसे रहे हैं, ये जो नजरिया है वो जितेंद्र श्रीवास्तव की कविताओं में आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए जितेंद्र श्रीवास्तव की इस कविता को पढ़ा जाना चाहिए। एक दो छोटी छोटी बातें कह के मैं बात करूँगा। 15 मिनट आपने हमको 20 दिया था, तो मैं 5-7 मिनट और दूसरी कविता मैं लेता हूँ। बहुत सारी कविता है, बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में थी जिधर मैं आप लोग को ले जाना चाहता था, लेकिन कुछ शंभू जी भी बोले, कुछ तरतीब कुछ बेतरतीब। अच्छा, कुछ पंक्तियां हैं जो मतलब जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिससे आप लोग परिचित होंगे जितेंद्र जी के, वो उनके साहित्य का, उनके रचना का आपने बार बार देखा होगा। आपने इनके पढ़े, जैसे प्रिय शब्द इनके हैं, जीवद्रव्य है, आयतन है, प्रमेय है, रेखागणित है, घनत्व है, पुतली है। लेकिन इन सबके बीच में कुछ ऐसे शब्द हैं भोजपुरी के जिसकी संवेदना को समझने के लिए इस पूरे के पूरे भोजपुरी समाज को आपको समझना पड़ेगा। और ये जब मैं भोजपुरी समाज कह रहा हूँ तो मैं आपको उस गंवई संवेदना की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो आपके तथाकथित उत्तर आधुनिक होने के दौर में आपके अंदर से गायब होता जा रहा है, जिसके कारण आप मनुष्यतर होते जा रहे हैं। इस भ्रम में है कि आप ईश्वर बनने की प्रक्रिया में हैं। उस भ्रम को तोड़ती है कविताएं
तो इसलिए उस भोजपुरी शब्दों के जो अर्थ हैं उसको भी एक बार खोजने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए कविता ये पढ़िए। और मैंने कविता का जिक्र किया कि अब मैं बोला ना जजमेंटल होने की भी बात की थी, और जो शब्द है बता रहा हूँ कि 2-3 पंक्तियाँ पढ़ूंगा कि मेट्रो में रचनाकार है और एक आदमी गुलदस्ता लेके बैठा है और एक आदमी उसको और देख रहा है। 3 आदमियों के बीच में संवाद है, कुछ तरतीब कुछ बेतरतीब। पहला आदमी जो है वो बोल रहा कि मेट्रो पहला जो सोच रहा है कि शायद वो फूलों के साथ मिलने जा रहा होगा किसी ऐसे से जिससे कोई ना कोई काम निकलवाना होगा। ये पहला सोच रहा है। रचनाकार सोच रहा है देखते हुए उस व्यक्ति को, मतलब दूसरा पहले के बारे में सोच रहा है कि संभवतः वो उससे उलझ रहा है, विशेष सोच रहा है कि कुछ अच्छा घटित हुआ उसके जीवन में। अब ये संवाद चल रहा है और उसमें आते आते एक लाइन देते हैं जिसमें बोला कि महत्वाकांक्षा भी जालिम है, आदमी को नहीं रहने देती भीतर से आदमी। अब ये जो महत्वाकांक्षा है और हम लोग बैठे हैं, हम रचनाकार को देख रहे हैं, वो उनको देख रहा है और हम अभी अपनी एक स्टोरी बना चुके हैं। ऐसे में रचनाकार क्या सोचता है? इसीलिए जितेंद्र श्रीवास्तव है, वो बोलते हैं कि मैंने भी दोनों को देखा और मेरे दिमाग में क्या आया। वो बोल रहे हैं कि मेरे भी मन में उठा एक विचार कि उसके हाथों में गुलदस्ता देखकर कि शायद आज लौट रही होगी उसकी पत्नी, कदाचित एक दीर्घ अंतराल के बाद दूसरे शहर की अपनी नौकरी से, और वो जा रहे हो उसे लेने स्टेशन की। पंक्ति अब लाइन कीजिएगा कि उसने उसकी जिंदगी को भर दिया खुशबुओं से, आज वो उसका स्वागत करे फूलों से। अब ये जो पंक्ति है कि आप कहाँ बैठे हो, देख रहे हो, तो आपका चश्मा कैसा है, समाज वैसा ही दिखेगा। तो जितेंद्र जी सावधान कर रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है कि हम फूल लेके जा रहे हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि चापलूसी भी होती है, लेकिन चापलूसी ही होती है, इससे बचिए। भी तक रहोगे तो हम भी बर्दाश्त करते हैं, समाज भी बर्दाश्त करेगा। तो जो ही बनने की प्रक्रिया है, जितेंद्र श्रीवास्तव की कविताएं उस ही होने की प्रक्रिया से आपको रोक रही है। मैंने बोला कि और भी, अब ये जो पत्नी किस रूप में, खुशबू किस रूप में उपस्थित है, इस तरह कोरोना काल की जितनी कविताएं हैं उसमें पत्नी किस रूप में, वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक चित्र मैंने दे दिया, बाकी चीजें आप देखिएगा। एक और बात इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि कविता लिखते हैं जितेंद्र जी की अगर मैं इस पृथ्वी से जाऊंगा और मुझे मौका मिल जाए तो क्या ले जाऊंगा। इस कविता का है कि जब कभी जाऊंगा पृथ्वी से, तो उसमें कई बातें कह रहे हैं। ले जाने की बात बाद में आती है, लेकिन उसमें जो बात एक दो है जो आपको मार्क करने की जरूरत है। फिर पर लोगों के बहे आंसू सूख जाएंगे धीरे धीरे, जैसे सूख गई वही नदियां जिनके सूखने का स्वप्न कोई स्वप्न में भी नहीं देखता था। ये पंक्ति पढ़ा, मुझे केदार जी की याद आई, पानी की प्रार्थना, जो बोलता है कि मैं विलुप्त हो रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। तो नदियाँ सूख जाएंगी ये तो हमने भी ना सोचा था, लेकिन सूख रही है और बाजार में उपलब्ध भी है। हिमालय गायब, हिमालयन बोतल में। ऐसे समय में आंसू की तरह नदी को सूखने का जो बिंब है, इधर जिस भाषा की तरफ शंभू जी ले जा रहे थे, अगर आप कभी मौका मिले तो जरा देखिएगा कि सहज शब्दावली में भी बड़ी बात कही जा सकती है। इसके लिए आपको जरूरी कि तत्सम शब्दावली ही लेके आए और आप संस्कृत में इस भाषा में कविता कहें जो हमारे समझ में ना आए, बात भी ना आए, तभी कविता बड़ी होगी। कभी बड़ी बात भी सहज भाषा में कही जा सकती है। ये देखना है तो भी आप जितेंद्र जी को देखें एक बार। लेकिन इस कविता में जिधर में बोलते हैं कि क्या ले जाऊंगा, उसमें बता रहे हैं कि मैं वो घृणा लेके जाऊंगा जिसने सिखाया कि प्रेम किया क्यों जाता है। अगर वो घृणा करने वाले लोग नहीं होते तो मैं प्रेम करना कैसे जान पाता। लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं जितेंद्र जी, वो बोलते हैं कि अगर कुछ और मौका मिला, पहला तो मैं घृणा लेके जाऊंगा, वो घृणा करने वाले व्यक्तियों की स्मृति जिसने हमको प्रेम करना सिखाया, क्योंकि प्रेम है तो शाश्वत है। लेकिन उस सबके बाद अगर कुछ और मौका मिला तो मैं क्या ले जाऊंगा। लेकिन जो कुछ और है वो बेसिकली कुछ और है नहीं, प्राथमिक है। वो बस आपको देखने की जरूरत है अपने जो है नवीन चश्मे से। बोले कि इसलिए यदि मिला विकल्प कुछ और लेकर जाने का तो लेकर जाना चाहूंगा पसीने से नहाए किसी किसान की हंसी,
मन की आंख से ताके पर रख कर। अरे जो किसान की भीगी हुई कबीज को ले जाना चाहते हैं, और उस दौर में ये बात कह रहे हैं, नदी सूख रही, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बाजार बड़ा है, पैदावार बढ़ गई है, फिर भी हम मर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की बहुत सारी संवेदनाएं हैं, जिसकी वजह से किताब पढ़िए, और आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि किताब बताती है कि आप अपनों के प्रति कृतज्ञ होने से ज्यादा अपने के प्रति, जो अपने में बोलना, ये अपने बिल्कुल डबल इनवर्ट कामा में है, तो अपने हैं कौन, पहले ये भी तो जानिए। वो अपनों की पहचान, अपनों से प्रेम, अपनों के प्रेम करने के लिए दूसरों के द्वारा की गई घृणा, और घृणा के कारण उत्पन्न हुआ प्रेम, और उस प्रेम में बहुत सारी चीज खोती हुई जो आपको आप मनुष्य बनाए रखती हैं, उन सब के बीच जो कविता आपको ले जाती है, यात्रा कराती है। विशेष तौर पे मैंने बोला कि जिधर मैंने इशारा करके छोड़ दिया, यहाँ जो मृत्यु बोध है वो निराला का मृत्यु बोध नहीं है। ये जीते जाते देखते हुए इनके सांध्य की बेला आई नहीं थी, ना आने के इंतजार कर रहे थे, ये देख रहे थे कि अभी क्या होगा, कुछ अनिश्चित है। और उसमें जिस प्रेम के क्षणों को याद कर रहे हैं, जिसमें बेटियां और पत्नी की शुरू में उपस्थित है, उन सबको देखते हुए एक अपनी बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि एक और कविता जिन्होंने माँ को लिखी है, और माँ को याद करते उसकी अंतिम पंक्ति कि माँ गई फिर कभी ना लौटने के लिए, कभी ना पुकारने के लिए, कभी ना पलट कर देखने के लिए, फिर भी मैं जानता हूँ वो मुझ में रहेंगी रक्त और विवेक की तरह। उनकी अनुपस्थिति में बस एक देह भर रह जाऊंगा मैं। एक ध्यान रखिएगा कि माँ के बारे में उन्होंने बोला है जो कि केवल रक्त की तरह नहीं, विवेक की तरह, जिसको बचाइए आप 21वीं शताब्दी के आप पुरुष और नारी हैं, जो गायब हो रहा है। धन्यवाद। 5 मिनट आप बोल लीजिए, फिर इसको समाप्त करें। जी 5 मिनट आप सर, आप बस आप बोलिए। कविता के बारे में क्या? नहीं आप डायरेक्ट बुला ही आप एक कविता वो तो बोल लिए सर। आप आप बोल सवाल भी बस 5 मिनट का समय। नहीं सवाल नहीं सवाल नहीं। आपको बोलने की बस बहुत सी उत्कंठा पैदा होती है कि इस संग्रह को पढ़ा जाना चाहिए, और यदि हम पढ़ते हैं तो उस पढ़ने की दिशा क्या होनी चाहिए, रीडिंग का बिंदु क्या होना चाहिए, कहाँ से इस संग्रह को समझना चाहिए। मैं बहुत ही आदर के साथ संग्रह के रचनाकार प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करता हूँ कि इसकी विचार भूमि पर इसमें एक सवाल पूछिए, उसी का जवाब सवाल देता रख के हूं। बोलिएगा कि ये जो बिंब है काल मृग के पीछे, क्योंकि मृग मुझे दूसरे रूप में भी दिखाई दिया कविता पढ़ते दौरान, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ कि रचनाकार इसमें बोले कि ये बिंब इन्होंने मृग को किस किस रूप में। बिल्कुल, मैं भी यही पूछने वाला था। मतलब इसमें मैं बोलना चाहता था रचनाकार। धन्यवाद। और अभी प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह जी ने और डॉक्टर शंभुनाथ मिश्र ने अपनी बात रखी मेरे संग्रह पर। और किसी भी रचनाकार को अपनी रचना के बारे में बोलने से बचना चाहिए, सुनना चाहिए उसे, दूसरों की राय, उस पर विचार करना चाहिए। अगर रचना नहीं बोल सकी तो हम बोल के क्या करेंगे? फिर ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत क्या थी लिखने की? जो सवाल है वो महत्वपूर्ण है। ये सही है कि हमारी पूरी परंपरा में जब काल पर विचार किया जाता है तो कहीं भैंसे का जिक्र आता है, कहीं किसी चीज़ का जिक्र आता है। मृग के रूप में काल को देखने की कोई परंपरा हमारे वहाँ नहीं है। और लेकिन अगर हमें सिर्फ अगर पुरानी चीज़ों को ही देना हो तो फिर हम नया क्या जोड़ेंगे, नया क्या होगा? हर कवि अपने ढंग से, हर सर्जक अपने ढंग से अपने समय को देखता है, अपने समाज को देखता है। तो यह समय को देखने का मेरा नज़रिया है, जिसमें मैं काल को किसी भीषण जानवर के रूप में ही नहीं, मैं मृग के रूप में भी देखता हूँ, और उसकी पूरी सुंदरता के साथ भी देखता हूँ, उसकी पूरी चालाकी के साथ भी देखता हूँ, उसकी समस्त कमजोरियों के साथ भी देखता हूँ। काल सिर्फ एक रूप में नहीं हो सकता, है ना? उसकी पूरी चमक है, सारी चीज़ें हैं। हम देखें जिस कोरोना काल की कविताओं का जिक्र आप कर रहे थे, सब कुछ है। हमने कब सोचा था कि काल का यह रूप भी हम देखेंगे, वो भी इस उम्र में और इस ढंग से देखेंगे? हमने नहीं सोचते। सही है कि मृत्यु का कोई निश्चय नहीं है, वो कभी भी आ सकती है सारी चीज, लेकिन इस ढंग से वो समाज में आएगी, हमारे सिरहाने आएगी,
हमने कब सोचा था सारी चीजें। कितना चपल है, काल में एक चपलता। देखिए आप जब भैंसा और तमाम चीजें कहते हैं, हमारे आचार्यों ने वो सोचा, कवियों ने सोचा, जाहिरा तौर पे मैं उस पर कोई टिप्पणी, लेकिन हमें लगता है कि काल में एक खास किस्म की चपलता तो होती ही है, एक चमक तो होती ही है उसमें। उसको देखना चाहिए, कहना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें। मुझे लगता है कि अगर मैं फिर वही, अगर मैं सारी व्याख्या खुद कर दूंगा तो फिर बहुत सारे लोगों के लिए ये होगा कि फिर कवि कह गया तो फिर फायदा क्या होगा। लेकिन ये सही है कि यह जब ये पंक्ति मुझे सूझी, बहुत छोटी सी कविता है जिसमें ये बिंब जिसमें ये आया है काल मृग की पीठ पर, तो 4-5 पंक्तियों की कविता है। तो उस पर मैंने ये विचार किया कि ये जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मुझे लगा कि जाना चाहिए। आखिर हम अपनी भाषा में क्या जोड़ेंगे, अपनी कविता में क्या जोड़ेंगे। अगर कोई असहमत है तो भी अपनी बात कहेगा, सारी चीज़ें हैं। तो इसी रूप में है सुधीर जी और शंभू जी और सभी सभागार में जो उपस्थित लोग हैं। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने इसे देखा। अगर कुछ कहना है तो मैं एक कविता पढ़ देता हूँ। मुझे लगता है कि वही अपनी बात कहे, और बिल्कुल जिस वो छोटी सी कविता भी पढ़ देता हूँ जो काल मृग की पीठ पर है। किस नंबर पे है वो? एक मिनट बस, एक सेकेंड बस, याद नहीं रखिए कहाँ है, कितने नंबर पर है वो। चश्मा दे दीजिए जरा, एक बार देख लीजिए शंभू जी। हाँ चश्मा नहीं, चश्मा मिल जाएगा तो। यहाँ देख लीजिए किताबों में है शंभू जी। चश्मा मिल गया सर? हाँ तब बस खोज लीजिए। हाँ वही देख रहा हूँ। काल मृग के पीठ। बहरहाल वो मुझे वैसे भी याद थी कविता 62। बहुत छोटी सी कविता है जहाँ से ये बिंब है, और मुझे लगता है कि ये कविता भी अपने आप में इस बिंब को का पता दे देगी। काल मृग की पीठ पर चुपचाप बैठा भग्न हृदय, पर हारा नहीं। चिंतित हूँ, विचलित हूँ, पर बेचारा नहीं। ये कविता थी, और इस संग्रह की पहली और आखिरी कविता पढ़ देता हूँ, यही मेरी बात है। पुतलियां पृथ्वी का सबसे पुराना एल्बम है। जो दाग है वह हमेशा दाग रहेगा, यह सोचना ईश्वर बनने की कोशिश करना है। आज जो रंग है वह किसी क्षण किसी दिन बदल सकता है दाग में। आदमी की तरह समय भी बदलता है करवट, उसके एक करवट रंग है, एक करवट दाग। वह सबसे बड़ा जादूगर है सृष्टि का, उसके पास सबके लिए सुरक्षित है चुटकी भर रंग, चुटकी भर दाग। वह पलक झपकते रंग को दाग में और दाग को रंग में बदल देता है। सुनो, पुतलियां पृथ्वी का सबसे पुराना एल्बम है। कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में झांक कर देखना, वहां कई तस्वीरें होंगी रंग के दाग में और दाग के रंग में बदलने की। भूलना मत, याद रखना बेटियों, समय की तरह जीवन भी सिर्फ एक करवट नहीं सोता। बहुत सुंदर। और इस संग्रह की आखिरी कविता, हर रात की कोख में एक सुबह जरूर होती है। रातें लंबी हो सकती हैं, बहुत बहुत लंबी हो सकती हैं, हिमालय से भारी, किसी हिमनद से अधिक ठंडी, हाड़ का संगीत बजाती हुई, फेफड़ों का रोम रोम कंपाती हुई। संभव है किसी रात में हो अदेखे ज्वालामुखी से अधिक ताप, जब मुंह से निकल रहा हो लगातार भाप, जब जीवन में दिख रहा हो शाप, तब भी न घबराएं आप। हर रात की कोख में एक सुबह जरूर होती है, अंततः रातें बीत जाती हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को भी बिना विलंब किए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।